आपने तैयारी करने के बारे में कब से सुना? देखिए, जब हम कक्षा 8-9 में पढ़ रहे थे तभी से हमारा रुख था कि मतलब हम यूपीएससी की तरफ जाऊँ। पढ़ाई के दौरान जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है या पढ़ने का मन नहीं होता तो उस चीज को कैसे हैंडल? अगर आप 1 महीने मतलब अगर लगातार तैयारी करते थे, कोई ज़रूरी नहीं होता। पिछले 7 सालों में 70 से भी ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि जो सरकार सत्ता में उसकी भी गलती। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ गेस्ट ही नहीं बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और अभी तक इनका सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। तो आज का पॉडकास्ट काफी मजेदार होने वाला है। और ये पॉडकास्ट वो लोग ज्यादा देखें जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। और इसका रीजन आपको देखने के बाद पता चलेगा, एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा इस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे गेस्ट के साथ जिनका नाम है मिस्टर आसिक अली। तो पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं? देखिए, सब मेरा हाँ। मेरा नाम आसिक अली है। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए कर रहा हूँ। और मैं इस समय अपने बीए के ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करता हूँ। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो अभी मतलब हम देख रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन साथ-साथ ये भी सोच रहा हूँ कि अभी कहीं नॉर्मली जॉब अगर लग जाए तो उसके हाँ। साथ-साथ जॉब के साथ-साथ मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी का भी हाँ। एग्ज़ाम तैयारी करता रहा हूँ। ओके, तो ये यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के बारे में आपने कब सोचा, या घर वालों ने कहा था आपसे, या आपके अंदर पहले जिज्ञासा होती है ना बच्चों की कि मुझे इस एग्जाम करना है? और इस एग्जाम मतलब इसकी तैयारी करने की पीछे वजह क्या है? मतलब बहुत से लोग होते हैं कि उनको फेम चाहिए, मतलब उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, उनको पैसे चाहिए, या फिर कोई और रीजन था? नहीं, देखिए, हम जब कक्षा 9-10 में पढ़ते थे तभी से हमारा सपना था कि मैं यूपीएससी की तरफ जाऊँ। ओके। रही बात इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जैसे हम जिस विलेज से बिलॉन्ग करते हैं, जी। वहाँ पे एक नौकरी वालों को इस नज़रिए से देखा जाता है मानो कि वह कितना बड़े पद पे हों। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने गाँव के लिए मैं उस पद पे जाऊँ, जहाँ पर लोग एक प्रतिष्ठित मान पद को सम्मान करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं भी उस पद पे जाऊँगा जिसकी वज़ह से लोगों को सहायता कर सकूँ या अपने गाँव को, अपने समाज को और साथ ही साथ अपने देश को भी मतलब सेवा करना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो हम यूपीएससी की तरफ। आपने तैयारी करने के बारे में कब से सोचा? देखिए, जब हम कक्षा 8-9 में पढ़ रहे थे तभी से हमारा रुख था कि मतलब हम यूपीएससी की तरफ जाऊँ। और तभी से मैं सोच रहा हूँ, तभी से मैं अपना यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, धीरे-धीरे। लेकिन अब मतलब प्योरली तरीके से अगर देखा जाए तो फुल टाइम अब यूपीएससी की तैयारी कर पूरी रहा हूँ। तरीके से आप यूपीएससी कर हाँ, रहे हैं। यूपीएससी कर रहे हैं। ओके। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे या बच्चे होंगे इस टाइम हमें जो देख रहे होंगे, उनका ये क्वेश्चन होगा कि हम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो उन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें थोड़ा बताइए हमें। देखिए, बहुत सारे जो होते हैं बच्चे की जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अभी कर भी रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब के साथ भी अपना यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हाँ। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं टाइम मैनेजमेंट का और तैयारी करना भी मतलब एक चुनौतीपूर्ण रहता है उनके सामने। तो मेरा मानना है कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप ग्रेजुएशन के साथ-साथ 2-3 घंटे निकाल के जैसे या मॉर्निंग में 2-3 घंटे मतलब पहले जब आप जैसे आप अगर आपका क्लास चलता है 8-9 बजे से तो उसके पहले आप चाहते हैं तो 2 घंटा सुबह पढ़ लें। उसके बाद अगर शाम को अगर टाइम निकाल निकाल लेते हैं आप, तो शाम के समय पढ़ सकते हैं। जैसे अपना मतलब अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके हाँ, आप सब मतलब सब पढ़ अलग, सकते हैं। हाँ, सबका अलग, मतलब हाँ। सब लोग अपना-अपना अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कर क्योंकि सकते किसी का जॉब रहना होता है, किसी की किसी और टाइमिंग होती है। तो सब अपने अपने हिसाब से सब लोग आप टाइम डिसाइड कर अपने सकते हैं। हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट हाँ, करके। अपना काम और सब कुछ हाँ। देख के। अच्छा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप उत्तराखंड में भी रहे हैं? जी, हम उत्तराखंड में लगभग 8 महीने रहे हैं। हाँ। वहाँ पे अभी भी हमारे दोस्त बहुत सारे रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। हाँ। कुछ दोस्त हैं जो अभी बीटेक कर रहे हैं। तो वहाँ पर मतलब हम लगभग-लगभग 8 महीने रहे हैं वहाँ पे। तो काफी अच्छी जगह है। देखिए, अगर कहा जाए तो वहाँ क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है मसूरी। हाँ। और उत्तराखंड बहुत अच्छा एरिया है जो घूमने के लिए और बहुत सारे मतलब कारणों की वजह से अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ की कोई एक बहुत बढ़िया याद हो या कोई अच्छी जगह हो जिसके बारे में
जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएँ, तो कौन-सी जगह होगी? देखिए, सबसे मतलब वहाँ अगर जाना कोई चाहता है, तो जैसे अगर धार्मिक स्थल को छोड़कर अगर घूमने के लिए अगर कोई जाता है, हुँ, तो वहाँ एक है मसूरी नाम का मतलब जगह शहर, वहाँ जा सकते हैं आप। और मतलब कई जगह ऐसा है जैसे वहाँ पर एक भद्राज है, जो पहाड़ पे एक मंदिर है, हुँ। मतलब उसी का नाम है भद्राज, तो वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ का मौसम कैसा होता है? देखिए, मौसम वहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, और ख़ासकर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, तो हुँ, आप नवंबर-दिसंबर के महीने में जा सकते हैं। जा सकते हैं। हुँ। अच्छा। अभी अभी वहाँ का मौसम कैसा होगा? देखिए, इस समय बारिश का मौसम है, जो हर जगह बारिश चल रहा है, तो वहाँ पे हुँ, भी मौसम बारिश के समय में ऊपर जाने नहीं देते हैं लोग। इसीलिए बा हमारा मानना है कि वहाँ पे बारिश के समय में नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, एक मेरा बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं आप कि बच्चे ज़्यादातर जो मुझे लगता है बच्चे रात में थोड़ा देर तक पढ़ते हैं, तो वो सही है या नहीं? देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हुँ, किस टाइम आप मतलब आप पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन में पसंद करते हैं। जैसे मैं दिन में ही पढ़ता हूँ, रात में मुझे नहीं पढ़ना पसंद पसंद है, और हुँ, शुरू से ही मैं रात में नहीं पढ़ पाता क्योंकि मुझे नींद लगने लगता है। तो इसीलिए मैं अक्सर दिन में ही पढ़ता हूँ। तो ये आप पे हाँ, डिपेंड करता है कि आप दिन में पढ़ते हैं या रात में। हाँ, इस पर कोई मतलब ये दबाव नहीं रहता कि या कोई बहुत बच्चे हैं जो दिन में पढ़ते हैं, तो आप भी उनकी देखा-देखी मतलब दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो समय है, आप जिस समय मन प करता है जिस तो आप समय पढ़ सकते कंफर्टेबल हैं। हैं हाँ, आप उस पढ़ समय सकते हैं। हाँ, उस टाइम पढ़ें। हुँ। अच्छा जब घर वालों को आपने बताया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, हमारे घर में पढ़े-लिखे नहीं हैं, हाँ, लेकिन उन्हें पता है कि मैं क्या करता हूँ। वैसे हाँ, मतलब घर पे बताना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हाँ, पूरे खर्चे वो घर वाले ही उठाते हैं, तो उनका जानना भी ये ज़रूरी होता है कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं। हमने बताया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है इसमें, मतलब मान के चलिए इसमें हाँ, लंबा समय लगता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका पूरा सपोर्ट है कि आप हुँ। तैयारी कर सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू से आपने बता दिया था या नहीं, ब शुरू मतलब करने के बाद घर वालों को हमने बताया? बताया कि मतलब जब ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया था, तब हमने बताया कि मैं इस चीज़ का तैयारी करता हूँ, हुँ, और इतना टाइम लग सकता है। तो घर वाले ने मुझे फुली सपोर्ट किया इस सपोर्ट तैयारी किया? में। हाँ, फुल। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की ये सोच होती है ना, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत से लोग जो बहुत से जो पेरेंट्स हैं, वो पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं और वो स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं जो तैयारी कर रहे हों, कुछ मतलब ऐसा पढ़ाई में कुछ कर रहे हों। लेकिन जो कुछ और करना चाहते हैं, मतलब कुछ और जो अब जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, उनका नॉलेज हो, तो उसमें वो सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है? देखिए, बात ये है कि मतलब अक्सर ये देखा जाता है, गाँव में ऐसा देखा जाता है। लोग कहते हैं कि पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो बिगड़ जाएँगे बच्चे। हुँ, हुँ। लेकिन अगर वही शहरी की बात करें, तो शहर में माता-पिता पढ़े-लिखे होते हैं, हुँ। तो उनको बच्चों पर उतना दबाव नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा हमारा जिसमें इंटरेस्ट है उसका, उसमें ज़्यादा मतलब अपना भविष्य देखता है, तो वो ज़्यादा सफल हो सकता है उस चीज़ में। लेकिन गाँव में अगर देखा जाए, तो गाँव में मतलब माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं होते, इसीलिए उनको नहीं पता होता। वो सोचते हैं कि अगर पढ़ाई-लिखाई नहीं करेगा हमारा बच्चा, तो ये बिगड़ सकता है। तो इसीलिए मतलब अदर एक्टिविटी अगर बच्चा करना चाहता है, तो गाँव वाले जो होते हैं मतलब माता-पिता अक्सर वो मना करते हैं और नहीं करने देते हैं। इसीलिए गाँव में लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और हाँ। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। इसीलिए मतलब हमें लगता है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, और अक्सर बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। क्योंकि और उन्हें अपने माता-पिता को भी बता देना चाहिए कि ताकि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो क्या पता कि घर वाले भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन गाँव वाले तो चलो ठीक है, उनको नहीं पता मतलब उनको नहीं पता किसी स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में, उतने नहीं पढ़े-लिखे हैं, इसलिए उनको लगता है कि हाँ, पढ़ना ही ज़रूरी है। लेकिन शहर में भी बहुत ऐसे लोग हैं, जिनको मतलब वो पढ़े-लिखे हैं, सब कुछ है, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि पढ़ो-लिखो, सिर्फ़ पढ़ाई करो, किसी स्पोर्ट्स या मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि हमारा बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेले या किसी अदर एक्टिविटी करे। तो उसका क्या है? देखिए, माता-पिता भी जानते हैं कि वो भी देखते रहते हैं कि हमारा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। जैसे अगर उन्हें लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, इसीलिए माता-पिता भी कहते हैं कि मतलब वो पढ़ाई करे, और पढ़ाई के ज़रिए वो कुछ करे, जॉब करे। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे माता-पिता अगर जॉब कर रहे हैं, तो वे भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी तरह जॉब करे, अच्छी पोस्ट पे पहुँचे। हुँ। इसीलिए वो भी अपने बच्चों को फुली सपोर्ट करते हैं, ताकि वो पढ़ाई में ध्यान दें और
अदर एक्टिविटी में ना उतना ध्यान दें। ओके। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे कुछ अलग करना चाहते हैं मतलब पढ़ाई से हट के, तो वो कैसे करें? क्योंकि घर वाले तो मान नहीं रहे हैं और वो उनसे बता नहीं सकते क्योंकि घर वाले मानेंगे नहीं और वो उनका इंटरेस्ट कहीं और पे है। तो अगर वो पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई भी क्लियर नहीं होगी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा और जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में वो कहीं अटक गए हैं। तो उनके लिए क्या मतलब क्या सॉल्यूशन होगा या क्या उपाय होगा? वो क्या करें? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, हाँ, हाँ। क्योंकि हम जिस समय रहते हैं, मतलब हमारा जिस समय ऐज है, हम हाँ। चाहते हैं कि कम उम्र में अपनी जॉब पाएँ या सफलता पाएँ। लेकिन वो सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कम ही उम्र में सफलता पा जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बहुत उन्हें लंबा समय लगता है। तो बच्चे सोचते हैं कि साथ ही साथ कम ही उम्र में, मतलब जैसे पढ़ाई में अगर नहीं उनका मन लग रहा है, तो किसी और चीज़ में मन लग रहा है, तो वो पढ़ाई को छोड़कर किसी और चीज़ में वो अपना मतलब काम करने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं। तो घर वाले सोचते हैं कि पढ़ाई से मतलब पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, वो अदर एक्टिविटी में भी मतलब ध्यान दे रहा है, क्या पता कि मतलब वो पढ़ाई ना करे और बिगड़ जाए, ऐसा होता है। तो हमें लगता है कि मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, माता-पिता या किसी कोई अगर दबाव आपके ऊपर डाल रहा है, तो हुँ। आप उनके ध्यान को, मतलब उनकी बातों पर ध्यान ज़्यादा ना देकर, लेकिन यदि आपको लगता है कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं, वो काम हमारे लिए सही है और हम सफलता हो सकते हैं या उसमें हम सफलता पा सकते हैं, तो आप उस काम को करिए और मतलब दुनिया वालों को कहने दीजिए, बस अपने काम पे फ़ोकस करिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए उस काम को। अभी अभी बोला कि दुनिया वालों की मतलब मत सुनिए। तो यहाँ पर बात आती है उन 4 लोगों की। आज तक 4 लोगों को देखा किसी ने नहीं है, ठीक है? लेकिन सब कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे? तो वो 4 लोग कौन हैं? देखिए, 4 लोग में से जैसे हम कह सकते हैं कि वो परिवार भी हो सकता है, हाँ, वो गाँव भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो माता-पिता भी हो सकते हैं। काहे हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं तो ये ही लोग हमारे आस-पास या हमसे इंटरेक्ट होते हैं। हुँ, और जबकि वो जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा या दोस्त हमें हमें जानता है कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इन सबसे चीज़ों से छिपा कर मतलब अपनी पढ़ाई करते हैं या अपना वो काम करते हैं, जो काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि ये अगर उसमें काम में सफल नहीं हो पाएगा, तो ये लोग मतलब पहले कहेंगे कि ये काम करता था, इसमें सफल नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं कि आपका सबसे पहले मज़ाक उड़ाने वाले यही लोग होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये 4 लोग सबसे पहले आप ही नाकामियों पर उँगली उठाते हैं। तो 4 लोगों की भाई कभी मत सुनना, ठीक है? 4 लोग तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे और तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ कर लोगे। इससे अच्छा है करके सुन लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो मेरा अगला सवाल है, देख लेते हैं क्या अगला सवाल है। अच्छा अ, पढ़ाई के दौरान जब आप तैयारी कर रहे हैं या अभी तो कर ही रहे हैं, तो इस टाइम ऐसी कौन-सी चीज़ है या ऐसा कौन इंसान है जिससे आप इंस्पायर होते हैं मतलब मुझे पढ़ाई करनी है? क्योंकि ये यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और 3-4 साल तक वही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। भाई मैं 2-2 घंटे नहीं पढ़ पाता उस तो ये कंसिस्टेंसी या ये कैसे मेंटेन कर पाते हैं? देखिए, ये हर जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसके सामने ये सारी समस्याएँ होती हैं। हुँ, लेकिन उन समस्याओं को दूर करते हुए भी अपनी तैयारी को जारी रखता है। तो देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ा इंस्पायर होता है, हमारे माता-पिता होते हैं। क्योंकि अगर हम अपने माता-पिता को देखते हैं, तो वो बहुत सारे मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को अगर देखा जाए तो उनके अगर हमारे कंपेयर किया जाए तो हम उतना मेहनत नहीं करते जितना हमारे माता-पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो सबसे बड़ा इंस्पायर माता-पिता होते हैं और कुछ ऐसे भी मतलब बाहर इंस्पायर होते हैं, जैसे दोस्त हमें बताते हैं, अगर कभी मन नहीं करता पढ़ने के लिए तो दोस्तों से बात करते हैं, तो दोस्त मोटिवेट करते हैं ताकि पढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद मतलब ऐसा देखा जाए तो कुछ लोगों का जो हुँ, कुछ लोगों का ये होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे हम सबसे ज़्यादा अगर मानते हैं तो किसी को एपीजे अब्दुल कलाम हमारे सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर हमारे इंस्पायर हैं तो वो हैं रवि सिहाग सर। मैं उनको देखता हूँ कि उनकी जो जर्नी रही वो बहुत ही, राजस्थान के वो रहने वाले हैं। वो ऐसे गाँव से बिलॉन्ग करते थे जो उनके माता-पिता एक किसान थे। तो हमें लगता है कि यदि वो कर सकते हैं, ये किसान का बेटा वो कर सकता है, तो हम भी वो कर सकते हैं जो वो कर सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत लोग ऐसे हैं
जिन्हें हमें देखकर इंस्पायर मिलती है और हम अपने लक्ष्य के प्रति हमें तात्पर्य रहते हैं। पढ़ाई के दौरान जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है या पढ़ने का मन नहीं करता या हो जाती है कभी-कभी जब कुछ करने का मन नहीं करता, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, अगर आप 1 महीने मतलब अगर लगातार तैयारी करते थे, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप 1 महीने पूरे दिन तैयारी करते रहें। और आप कभी-कभी आप लोग मतलब कभी-कभी बच्चे जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो कभी 8 घंटा होता है, कभी 4 घंटा, कभी-कभी ऐसा दिन होता है कि जो एक भी दिन नहीं पढ़ना मन करता है। तो ऐसे में आप मतलब ये ना सोचें कि मतलब किसी दिन नहीं पढ़ने का मन किया तो बहुत मतलब टेंशन ले लेते हैं या मतलब ऐसे ही मतलब सोचते हैं कि आज दिन भर पढ़ाई नहीं हुआ तो ज़्यादा लोड ले लेते हैं। देखिए ये एक मनुष्य होता है, मनुष्य लगातार इतने दिनों तक अपना वर्क लगातार नहीं कर सकता, कोई मशीन नहीं होता। तो इसीलिए मतलब आप ज़्यादा टेंशन ना लें। आप अगर एक दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप पढ़ते हैं, अगर मन नहीं करता पढ़ने का, तो आप अपने पसंदीदा का काम कर सकते हैं। जैसे हम अगर तैयारी करते हैं, अगर कभी पढ़ने का मन नहीं करता, तो अपना पसंदीदा गाना सुन लेते हैं या थोड़ा टहल लेते हैं। या जिस दिन मन नहीं करता अगर पढ़ने का तो उस दिन हम कोई मूवी देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है, आप जिस चीज़ में मतलब आप पसंद करते हैं, अगर पढ़ने का मन नहीं किया तो वो काम कर सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत लोग जब तैयारी करते हैं ना तो सिर्फ़ मतलब जो ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं वो सिर्फ़ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई करते हैं। इससे मेंटली बहुत काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है शायद। बहुत ज़्यादा पड़ता है, कभी-कभी ये होता है कि डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये चाहिए कि मतलब वो स्लॉट वाइज़ में पढ़ना चाहिए, हमें अपना टाइम टेबल ऐसे हिसाब से बनाना चाहिए ताकि स्लॉट वाइज़ करके ताकि हमारे ऊपर माइंड का प्रेशर भी ना पड़े। जैसे कि मतलब आप एक-एक मतलब अपने हिसाब से स्लॉट बना सकते हैं। तो मतलब 2-2 या 3-3 घंटे के मतलब स्लॉट के हिसाब से अपना और बीच में ब्रेक भी लेते रहें। ये ना कि लगातार 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ें, तो ऐसे नहीं पढ़ सकते। क्योंकि माइंड जो होता है वो लगातार फ़ोकस नहीं कर पाता। इसीलिए ब्रेक मतलब लेना चाहिए और ब्रेक के दौरान या थोड़ा टहल लें या कोई गाना सुन लें। ऐसी मतलब एक्टिविटी करने से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ, मतलब लगातार ना पढ़ें और अपने हुँ। सब्जेक्ट चेंज करते रहें क्योंकि जब एक ही सब्जेक्ट को आप 3 से 4 घंटे तक पढ़ते हैं तो वैसे भी वो बोरिंग लगने लगेगा। तो हर 1 से डेढ़ घंटे मुझे लगता है कि अपना सब्जेक्ट बदल लेना चाहिए। बदल लेना इससे चाहिए। थोड़ा माइंड भी चेंज होता है और जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ पाएँगे। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका रूटीन क्या है? कैसे आप मैनेज करते हैं? मतलब कैसे आप पढ़ते हैं? देखिए, ये हर स्टूडेंट का अलग-अलग रूटीन होता है कि मतलब वो अपने हिसाब से अपना मतलब वो टाइम टेबल बनाता है और फिर उसकी दिनचर्या अलग-अलग होती है। जैसे हम सुबह उठते हैं 6 बजे और 6 बजे से लेके मतलब 11 बजे तो टोटल हमारे समय मतलब 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे पास टाइम होता है। जिसमें से हमें काम भी करना होता है कुछ रूम का और उसके बाद हमें कॉलेज भी जाना होता है और उसके बाद अपना तैयारी भी करना होता है जिसमें से उसमें से कुछ समय निकालना पड़ता है। तो इसीलिए अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लें और ये है कि मतलब ये ना हो कि एक दिन में आप 12 घंटा, 14 घंटा ये स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। आप धीरे-धीरे जब आपको आदत लग जाती है उस चीज़ को तो आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो आपको छोटा-छोटा जो समय होता है जैसे 6 घंटा, उसके बाद 8 घंटा और उसके बाद अपने हिसाब से टाइम टेबल बढ़ाकर अपने हिसाब से वो अपना मैनेज करना चाहिए। हाँ, मैंने भी कुछ लोगों को देखा है कि पहले दिन ज लाइब्रेरी जाकर वो कोशिश करते हैं कि 5-6 घंटा पढ़ें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, 1-2 दिन में ऐसा हो सकता है कि आप लगातार 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ सकते हैं। लेकिन ये अगर रूटीन अगर अपनाते रहते हैं, ये चाहे कि हम हफ्ते के 8 सातों दिन पढ़ें या महीने के पूरे तीसों के तीसों दिन पढ़ें, तो ऐसा नहीं हो सकता और आपका तबीयत भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए अपना ऐसा रूटीन रखें कि ताकि उस टारगेट को हम फॉलो भी कर सकें और आसानी से उसको पूरा भी कर सकें। और टारगेट क अभी टारगेट का नाम लिया आपने, तो आप टारगेट कैसे सेट करते हैं पढ़ाई का? देखिए, हम डेली टारगेट सेट करते हैं कि हाँ। मतलब अलग-अलग दिन में मतलब कौन से दिन में क्या पढ़ना होता है, तो अपने हिसाब से जैसे टारगेट है कि किस दिन किस चीज़ का रिवीज़न करना हो, क्या पढ़ना हो, ये सब वो अलग-अलग दिन डिपेंड करता है। मतलब अलग-अलग अपने हिसाब से रूटीन टारगेट बनाते हैं। मुझे लगता है ना कि टारगेटिंग का मतलब एक फ़ॉर्मूला जो मुझे लगता है कि सही है, कि जो भी आप चाहे पढ़ाई करना चाहते हैं या सिलेबस को ही खत्म करना चाहते हैं या कुछ और किसी स्पोर्ट्स में हैं या कुछ कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप पहले डिसाइड करिए कि आपको
1 साल में, 2 साल में या 3 साल में क्या करना है। जी। ठीक? ये डिसाइड कर लिया आपने। अब उस 3 साल जो जो आपका गोल है, जो आप 3 साल में करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको रोज क्या करना होगा, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। जी। फिर जब आप रोज, आपको पता होगा कि रोज हमको क्या करना है, उसकी आप लिस्ट बनाइए, जो भी करना चाहते हैं, जितने भी काम है, उसकी एक लिस्ट बनाइए रोज के, डेली बेसिस पे। फिर उस काम को हर रोज ट्राई करिए। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस उस कामों को फॉलो कर लीजिए, और वही काम अगर आप महीने भर या लगातार साल 2 साल करते रहे, तो तो आपका गोल आसानी से अचीव हो आराम से हो जाएगा। सकता है। बिल्कुल। जी। यहाँ पर मुझे एक कोट याद है, वो इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आपका कोई भी सपना है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप जो 10 साल में अचीव करने वाले हैं उसको 1 साल में करने की कोशिश करिए। तो आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे जो उसी काम को 10 साल में करना चाहते हैं। है कि नहीं? देखिए, ये कहना सही है क्योंकि आप अगर किसी काम को अगर कोई व्यक्ति 4 साल में या 5 साल में करना चाहता है, अगर वही काम वो टारगेट रखता है कि 1 साल में करूँ, तो ये हो सकता है कि वो अदर लोगों के कंपेयर में वो उससे ज़्यादा कहीं मेहनत करता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो कुछ लोगों को पहले साल में उनकी सफलता मिल जाती है और कुछ लोग होते हैं 4 साल, 5 साल तैयारी करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाती। इसका बहुत सारा कारण ये है कि वो क्या पता उनसे ज़्यादा मेहनत करते हों, उनसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हों, जिसकी वजह से उन्हें पहले साल में सफलता मिल गई। क्या पता जो 4 साल, 5 साल जो तैयारी कर रहे हैं, वो इनके अपेक्षा वो कम मेहनत करते हों या कम समय देते हों अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो इसीलिए उनको ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए अगर किसी भी काम को अगर कम समय में करना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। अभी एक केस बहुत ज्यादा चल रहा है कि सोनम वांगचुक का, उनके बारे में कुछ पता है? हाँ जी, पता है। वो एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं जो लद्दाख से बिलॉन्ग करते हैं। जैसे हम देखे हैं कि अभी वो जंतर-मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे थे, हम्म। जिन्हें गवर्नमेंट ने क्या किया ज़बरदस्ती से उन्हें मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब उनके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो सरकार इतनी मतलब अपने ऊपर ये कह सकते हैं कि सरकार अपने आप को सबसे महान बता रही है इस समय। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई वैज्ञानिक भूख हड़ताल पे बैठा हो, तो इसके पहले भी बहुत लोगों ने भूख हड़ताल पे बैठा था, जिस समय उस समय सरकारें थी, वो उनसे जाके बात भी की। हमें लगता है कि इस समय भी सरकार को ये चाहिए कि वो उनसे जाके बात करें, उनकी क्या माँगे हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए और अपने अपने पक्ष को रखना चाहिए। तब जाके हमें लग सकता है कि ये लोकतांत्रिक का एक अगर कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो अगर लोकतांत्रिक देश कहते हैं, तो हमें उस तरह का भी काम करना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री या कोई मंत्री ऐसा काम करे, तो हमें ये नहीं लगता है कि वो एक लोकतांत्रिक देश के लिए ऐसा काम कर सकता है। हमें ये चाहिए कि एक अगर लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो उस लोकतांत्रिक देश की तरह हमें अपना काम भी करना चाहिए। गवर्नमेंट जो इस टाइम सोनम वांगचुक सर के साथ कर रही है, क्या वो सही है? मतलब उनकी कोई भी बात नहीं सुन रही है, उसी उनको उनकी बात का कोई भी सही रिप्लाई नहीं मिल रहा है। और जो अभी सर कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स के भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस मिनिस्टर के रहते हुए पेपर लीक हुआ है, वो इसका रिजाइन चाहते हैं। ये तो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए है और इंडिया की भलाई के लिए है। तो इस टाइम गवर्नमेंट इस टाइम कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है? देखिए एक यह बहुत ही मतलब अगर आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हाँ। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि नाकामी है सरकार का, कि जो लोकतांत्रिक देश में रहते हुए भी अगर कोई वो भी वैज्ञानिक है, जो सोनम वांगचुक सर हैं, वो एक वैज्ञानिक हैं, जो आज 19 दिन हो गया कि जो जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार आज तक उनके बातों को ना सुनी है और ना ही उनसे मिलने की कोशिश की है। देखिए, वो उनका मानना ये है कि जो शिक्षा है मतलब एजुकेशन में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो अलग-अलग है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी एग्ज़ामें हो रही हैं, उनमें पेपर लीक का मामला हो रहा है या एंट्रेंस जो एग्ज़ामें हो रही हैं, उसमें भी यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी देखा जा रहा है कि पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तो इन्हीं मुद्दों को वो रखना चाहती है और सरकार से ये भी कहना चाहती है, हम मानते हैं कि वो अपने इस्तीफ़ा पद से ना दें, लेकिन आप ये गारंटी कर सकते हैं, ये लोगों को बता सकते हैं कि इसके बाद यदि अगर पेपर लीक होता है, ऐसे मामले सामने आते हैं, तो इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और हम अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अगर देना चाहती है, तो कम से कम सोनम सर से एक बार बातचीत तो करना चाहिए।
लेकिन सरकार अपने आप में ये कह कह सकते हैं कि जो इस समय भारत की सरकार वो हिटलर की रवैया अपना रही है। वो सोच रही है कि हम अपने आप में एक हिटलर की तरह हैं। जैसे वो लोगों के साथ क्रूरता और वो लोगों को जाति करता था, उसी तरह सरकार भी ये सोच रही है कि हम सत्ता में हैं, हमारी जो बातें होंगी वो हम ही करेंगे, जो चाहेंगे वो हम ही करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक देश का यह कहा जा सकता है ये बहुत ही बड़ा नाकामयाबी है। यदि आप लोकतांत्रिक देश में हैं, तो लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा क्योंकि आप जिस पद पे गए हैं, वो लोगों ने ही आपको उस पद पे भ भेजा है और लोगों का ये कहना है कि हमने आपको भेजा है, तो हमारी बातों को आप सुन सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जब आप पद पे गए हैं, तो आप हमेशा के लिए पद पे ही बने रहेंगे। आपको 5 साल के लिए लोगों ने चुनकर भेजा है, तो 5 साल में लोगों को यही अपेक्षा होती है कि हम जिस लोगों को सांसद के रूप में या विधायक के रूप में भेजे हैं संसद में या विधानसभा में, तो हमारी बातों को जाके रखें, ताकि वो जो हमारी समस्या है वो दूर हो सके। तो इसीलिए हमें ये मानना चाहिए और सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो उनसे जाकर बातचीत करे और वो एक ऐसी चीज़ की माँग कर रहे हैं, ये थोड़ी है कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार को कि बहुत बड़ी चीज़ की माँग कर रहे हैं। वो एक शिक्षा प्रणाली को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को जो आने वाली जो भविष्य है, हम कहते हैं कि भारत के जो भी युवा हैं, वो भविष्य हैं। लेकिन भविष्य के साथ जब खिलवाड़ किया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भी हम देश को विकासित देशों में हम ज विकसित देशों में हम गिना जा सके। जब आप भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो हम कतई भी कभी भी उन विकसित देशों में नहीं गिन सकते, जो हम आप जो है 2047 तक अपना हम देख रहे हैं कि भारत एक बहुत ही मतलब विकसित देशों में गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग अभी आपने कहा कि लोग चुनते हैं उनको अपने काम की मतलब अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, लेकिन जो नेता हैं, वो जीतने के बाद तो बहुत बड़े दावे करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, रोड बनवाएँगे वगैरह-वगैरह जो भी होता है। लेकिन वो जीतने के बाद नहीं करते हैं। तो क्या ये सही है? और ये इसको किस तरीके से मतलब सही किया जा सकता है? देखिए, ये कहा जाता है कि मतलब आप उस पद के लिए जहाँ जाते हैं, जहाँ पर आपको एक ऐसे मतलब सभा में भेजी जाती है, जैसे सांसद भारत का एक वो स्थान होता है, जहाँ से पूरे भारत को संचालित किया जाता है, क्योंकि वहीं से कानून और नियम बनते हैं। तो उसके पहले जो लोग होते हैं, वो लोग से झूठ बोल के, वादे करके वो भूल भी जाते हैं और उनको पूरे नहीं करते। तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी को झूठ में बहका कर या उनको झूठा दिलासा दिलाकर हम उस पद को हासिल कर लें, जिस पद पे हम जाकर के आने वाले समय के लिए हम कानून बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप झूठ बोलते हो और उस पद पे चले गए, तो उस वादे को भूल गए। तो हमें ये मानना है कि उसके खिलाफ भी ऐसे कानून बनने चाहिए, जो कि जो लोग अपने झूठे वादे को मुकर जाते हैं, तो उसके खिलाफ अगर मुकरते हैं, तो वो कानून बने और उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जा सके। यहाँ पर मेरा अगला क्वेश्चन है कि मतलब हमने देखा है कि पिछले 7 सालों में 70 से भी ज़्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। तो इसमें किसकी गलती है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि जो सरकार सत्ता में उसकी भी गलती है, हुँ। क्योंकि यह उस सिस्टम की गलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि आप जैसे नेता लोग जाते हैं और कभी अपने सभा में या अपने प्रचार करने के लिए या कहीं जो सभाएँ होती हैं, उसमें इतना चेकिंग होता है कि आप एक भी अगर कह सकते हैं कि अगर आप घड़ी पहन के भी जाते हैं, वहाँ पे निकलवा दिया जाता है। हम मानते हैं कि आप मतलब कह सकते जिस प्रदेश में या पूरे जैसे भारत में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव केंद्रीय लेवल पे या स्टेट लेवल पे, हमें ये चाहिए कि जिस राज्य में ये एग्ज़ामें होती हैं, उस पर सरकार की ये ध्यान देना चाहिए कि हम जहाँ-जहाँ पर सेंटर है या जहाँ-जहाँ पर हम मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, उसपे इतनी निगरानी की जा सके। जैसे आपने एक बात सुनी होगी, जैसे बिहार के जो खान सर हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने बताया था कि बच्चों का वो डायपर नहीं लीक हो पाता है, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। ये सही बात है कि आप अपनी सभा में इतने जब आप कहीं जाते हैं प्रचार प्रसार करने, तो वहाँ पे इतना चेकिंग करते हैं कि आप उसमें एक घड़ी तक का या सुई तक नहीं ले जा पाते हैं। तो ठीक क्यों नहीं आप वही रवैया आप एग्ज़ाम के सेंटरों में या ऐसे जगहों पे लागू लागू करते हैं, जहाँ पर भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
आप ये क्या करिए, जहाँ पर जो टीचर है, जहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं, उनके मोबाइल बंद, मतलब जब्त कर लिए जाए, या जिन लोगों को एग्जाम में निगरानी करने के लिए भेजा जाता है, उनको एक दो दिन पहले उनको जिस जहाँ पे एग्जाम देना होता है, एग्जाम सेंटर, तो वहां पर भेज दिया जाए, उनके मोबाइल को जब्त कर लिया जाए, ताकि किसी से बातचीत ना हो। मतलब ऐसे काम को करके इन जो भी एग्जाम पेपर या कोई भी मतलब पेपर लीक होते हैं, इनको रोका जा सकता है। लेकिन सरकार की नाकामी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे कि इतना बड़े राज्य को चला सकते हैं, तो आप अकेले ही उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो हमें ये चाहिए कि हमें खुद सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व होकर इन जो भी ऐसे कार्य करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो हम इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो इस टाइम जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो प्रॉपरली सही है? क्या ये एजुकेशन सिस्टम से अगर कोई बच्चा 1 से लेके 12 12वीं क्लास तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 3 साल 4 साल कॉलेज में बिताता है, तो उसके बाद उसको वो लाइफस्टाइल मिल जाएगी जो वो चाहता है, वो पढ़ाई करके, जो इस टाइम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवा रहा है, या जो भी है? देखिए, ये हर बच्चे पर डिपेंड करता है कि मतलब वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में। वो 12 तक के मतलब इंटर तक पढ़ाई करता है, उसके बाद उसका स्ट्रीम क्या है, किस एरिया में जाना चाहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो कि भारत में नहीं पढ़ते हो, बल्कि विदेशों में जाके अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। तो यदि आप मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम वो बहुत ही मतलब नाकामी है। लेकिन हाँ, फिलहाल कुछ वर्षों में देखा गया है कि पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में सरकार की नाकामी कही जा सकती है। तो ये नहीं, जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे आईआईटीज हैं, एम्स हैं, और क्लैट मतलब जो लॉज यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो अपने आप में प्रतिष्ठान रखती हैं। तो भारत का इस एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात यह है कि पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, तो एजुकेशन पर मतलब ये कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इस समय इसका हाल बहुत ही खराब रहा है। और मतलब ऐसे बहुत से लोग रहे हैं, बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं जिनमें बताया गया है कि इंडिया में जो जिन स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो यहाँ से पढ़कर, मतलब इंडिया में बेसिकली टैलेंट की मतलब इंडिया में बेसिकली टैलेंट को इतना वो नहीं, मतलब प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं। क्योंकि बाहर देशों में जितने भी कई सारे साइंटिस्ट हैं जो हमारे इंडिया के ही हैं, काम कर रहे हैं और अच्छे से कमा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर टैलेंट के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती या उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती? देखिए, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक भी रहे जो भारत छोड़कर मतलब विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। ऐसा ये हो सकता है कि देखा जाए कि जिस देश से अगर इतने बड़े लोग जाते हैं, तो वो उस देश का नाकामी माना जाता है, क्योंकि थैंक यू आसिफ भाई हमारे शो पे आने के लिए। आपकी धन्यवाद जर्नी आपको भी मंगलमय आने हो। के लिए।